नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। ग्रीनलैंड एक ऐसा इलाका बनता जा रहा है जो एक नए विश्व युद्ध की धुरी बनाता दिख रहा है। ग्रीनलैंड को लेकर अब जर्मनी ने स्टैंड क्लियर कर दिया है कि ग्रीनलैंड को कोई छू नहीं सकता है। जी हां, यानी यूरोप में एक एक करके देश खड़े होकर लामबंद हो रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप के अहंकार को ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर वैश्विक राजनीति के बिसात हिला देने पर अड़े हुए हैं। मुद्दा सिर्फ ग्रीनलैंड का नहीं है, मुद्दा है नेटो के भविष्य का, मुद्दा है पूरी दुनिया को जंग में धकेलने का, मुद्दा है नेटो के वर्चस्व का। जिस नेटो गठबंधन ने 1949 से अमेरिका और यूरोप को एक सुरक्षा धागे में बांध कर रखा। अगर डोनाल्ड ट्रंप की विजुअल्स हो तो प्लीज स्क्रीन पर लेकर आइए पीसीआर। आज वही गठबंधन डोनाल्ड ट्रंप की जिद और आक्रामकता के सामने डगमगाता नजर आ रहा है। ट्रंप ग्रीनलैंड को ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे कोई वो रियल एस्टेट डील कर रहे हो। लेकिन आपको भी पता है, हमने आपको लगातार बताया कि ग्रीनलैंड सिर्फ एक बर्फ का टुकड़ा नहीं है, वो आकृति की रणनीतिक चाबी है जहां रूस, चीन और नेटो तीनों नजरें टकरा रही हैं। वैसे ग्रीनलैंड का एक्सेस अमेरिका को ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। बेशक अमेरिकी दायरे में ग्रीनलैंड ना आता हो, लेकिन ग्रीनलैंड में अमेरिका के बेसेस हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं, माइंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन शायद डोनाल्ड ट्रंप को पूरा कंट्रोल चाहिए ग्रीनलैंड पर, और इसलिए डेनमार्क के सवाल उठाने के बाद, बार बार कहने के बाद कि अगर अमेरिका डेनमार्क या ग्रीनलैंड में आया तो फिर यह नेटो का खात्मा होगा, जिसके बाद अब यूरोप चुप नहीं बैठने वाला है। यूरोप का एक ताकतवर देश, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे खूंखार देश जर्मनी, जो अब तक अमेरिकी सुरक्षा छाते पर भरोसा करता था, यानी कि नेटो पर भरोसा करता था, वो अब ग्रीनलैंड को बचाने का प्लान तैयार कर रहा है। मैसेज क्लियर है, यूरोप अब अमेरिका की मनमानी का मूक दर्शक नहीं बनेगा। सवाल यह क्या ट्रंप की जिद नेटो को इतिहास की किताबों तक सीमित कर देगी, या ट्रंप नेटो को तोड़ने की कीमत पर अमेरिकी वर्चस्व का नया नक्शा खींच रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया पहले से ज्यादा सुरक्षित हो जाएगी और दुनिया कहीं विश्व युद्ध 3 की तरफ ना खिंचती चली जाए। क्या होगा जर्मनी के खड़े हो जाने से? क्योंकि इटली, फ्रांस जैसे देश पहले ही सवाल उठा चुके हैं। क्या वर्ल्ड वॉर 2 वाले सिचुएशन को बनता हुआ देख रहे हैं हम? दुनिया के नक्शे पर बर्फ की सफेद चादर ओढ़े ग्रीनलैंड आज सिर्फ एक टापू नहीं है, यह वैश्विक राजनीति का बारूद बन चुका है। और इस बार आग लगाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। ग्रीनलैंड को खरीदने या जरूरत पड़ी तो हथियाने की ट्रंप की जिद अब कोई हल्का फुल्का बयान नहीं है। उस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था यानी नेटो के लिए सीधी चुनौती है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1949 में बनाई गई। और ट्रंप की जिद के सामने खड़ा हो गया है जर्मनी सीना तान के। जर्मनी ने ग्रीनलैंड को बचाने के लिए एक प्लानिंग पर भी काम शुरू कर दिया है, क्योंकि जर्मनी को पता है, इटली को पता है, फ्रांस को पता है, यूके को पता है कि ट्रंप इस वक्त ग्रीनलैंड पर कब्जे की धुन में है। डेनमार्क पर प्रेशर है, यूरोप को मैसेज क्लियर है, या तो मेरी शर्तों पर चलो या मेरे रास्ते से हट जाओ, माई वे और हाईवे। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के साथ पहले अपने विरोधियों से भिड़े और अब सबसे पुराने सहयोगियों को भी आग दिखा रहे हैं। पहले चीन, फिर ईरान, फिर रूस और अब सीधा यूरोप और नेटो के सीने पर वार। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका का रुख खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है, क्योंकि ग्रीनलैंड सिर्फ डेनमार्क का हिस्सा नहीं है, यह नेटो की रणनीतिक ढाल भी है, आर्कटिक क्षेत्र की चाबी है जहां से रूस की पनडुब्बियां दिखती हैं, चीन के रिसर्च जहाज घूमते हैं और अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम यहां तैनात है। अमेरिका की मनमानी अब यूरोप के लिए खतरे की घंटी बन चुकी है। जिस ग्रीनलैंड को ट्रंप खरीदने या दबाव लेने की बात कर रहे हैं, उसी ग्रीनलैंड को बचाने के लिए जर्मनी मैदान में उतर गया है। यूरोपीय देशों ने भी साफ कर दिया है कि किसी एक ताकत की जागीर नहीं है ग्रीनलैंड।
ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई, उसके मुताबिक यूरोपीय देशों का एक ग्रुप ग्रीनलैंड को सुरक्षित बनाने के लिए सैन्य ताकतें तैनात करने पर प्लान कर रहा है। जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम इस प्लान की अगुवाई कर रहे हैं। इस प्लान का उद्देश्य यूरोप और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो और आर्कटिक इलाके की सुरक्षा करना है। और इसके लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होने चाहिए, बेसिक हथियार वहां क्या क्या होने चाहिए, कितने सैनिक वहां होने चाहिए, सब कुछ ड्रॉ किया जा रहा है। तो क्या यूरोप या नेटो अमेरिका को छोड़कर अमेरिका से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि अमेरिका तो कह रहा है उसे ग्रीनलैंड चाहिए, और इधर यूके और जर्मनी मिलकर प्लान कर रहे हैं कि डेनमार्क को कैसे बचाना है, ग्रीनलैंड को कैसे बचाना है। तो डोनाल्ड ट्रंप को एक कड़ा मैसेज देना चाहते हैं कि ग्रीनलैंड अकेला नहीं है या डेनमार्क अकेला नहीं है। जर्मनी आर्कटिक क्षेत्र में सुरक्षा और निगरानी के लिए एक जॉइंट नेटो मिशन शुरू करने का प्रस्ताव देने की भी तैयारी में है। अब जरा इस विडंबना को भी समझिए। ग्रीनलैंड की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस नेटो पर है, उसके सबसे ताकतवर सदस्य खुद उसी नेटो देश की संप्रभुता पर नजर गड़ाए बैठा है। बड़ी अजीब स्थिति है। जो बचाने वाला है वही मारने को उतारू है, और जो मारने वाला है वही सबसे ताकतवर है बचाने वालों के ग्रुप में। इसलिए लोग कहते हैं कि करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां। क्योंकि डेनमार्क की संख्या बहुत छोटी है, जनसंख्या, सैन्य ताकत भी बहुत सीमित है। ग्रीनलैंड की रक्षा डेनमार्क अकेले कर ही नहीं सकता है। इसलिए 77 साल से नेटो का आर्टिकल 5 एक वादा करता रहा, एक पर हमला सब पर हमला। इसलिए अभी तक ग्रीनलैंड और डेनमार्क सुरक्षित रहे। लेकिन जब अमेरिका खुद हमलावर हो जाए तो फिर नेटो कहां जाए? तो नेटो खत्म। यही वजह है कि यूरोप चुप रहने के मूड में नहीं है। ग्रीनलैंड पर ट्रंप की बयानबाजी के बाद यूरोपीय देशों ने तय कर लिया है कि अब भरोसे वाली बात खत्म हो गई। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने यहां भी बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट खड़ा कर दिया, और यूरोप कह रहा है कि अमेरिका की मनमानी नहीं चलेगी। जर्मनी, जो दशकों तक अमेरिकी सुरक्षा छाते के नीचे रहा, अब नया नेटो मिशन तैयार करने में जुटा हुआ है, और इस प्रस्ताव का नाम है बाल्टिक सैनिटी मिशन। यह मिशन 1 साल पहले बाल्टिक सागर में अहम समुद्री और ऊर्जा ढांचे की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया था। इसी तर्ज पर नया मिशन आर्कटिक सैनिटरी की योजना बनाई गई है। प्रस्तावित आर्कटिक मिशन में ग्रीनलैंड को भी शामिल किया जाएगा, और इसका उद्देश्य क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों की निगरानी, समुद्री मार्गों की सुरक्षा और नेटो देशों की रणनीतिक हितों की रक्षा करना होगा। मैसेज क्लियर है, अगर अमेरिका जाना चाह रहा है तो जाए। यूरोप अमेरिका के भरोसे नहीं बैठेगा। अगर अमेरिका भरोसेमंद नहीं है तो यूरोप अपनी सुरक्षा खुद डिजाइन करेगा। अगर अमेरिका ग्रीनलैंड की संप्रभुता पर चोट करता है तो अनुच्छेद 5 कागज का टुकड़ा बन जाएगा। यूरोप का भरोसा टूटेगा, और जिस गठबंधन ने सोवियत संघ को रोका, शीत युद्ध जीता, वो अंदर से बिखर जाएगा। और इसका सबसे बड़ा फायदा होगा रूस और चीन को। अगर डोनाल्ड ट्रंप जाते हैं ग्रीनलैंड कब्जा करने के लिए यह कह के कि रूस और चीन को फायदा हो रहा है, तो भी नुकसान अमेरिका का है। और नहीं जाते हैं तो बकौल ट्रंप तो भी नुकसान अमेरिका का है, रूस चीन को फायदा है। रूस पहले ही आर्कटिक में अपने सबसे मजबूत सैन्य बेस तैयार कर चुका है। चीन पोलर सिल्क रोड के नाम से ग्रीनलैंड में निवेश और दखल बढ़ा रहा है। अगर नेटो कमजोर पड़ा तो आर्कटिक सीधा रूस और चीन के खेल का मैदान बन जाएगा। आर्कटिक क्षेत्र को लेकर आखिरकार इतनी हलचल क्यों बढ़ रही है, यह भी जान लीजिए। क्लाइमेट चेंज के बाद बर्फ पिघलने लग गए इस इलाके में, इसलिए रूस, चीन, यूरोपीय देशों की दिलचस्पी बढ़ रही है। ऐसे में अमेरिका ग्रीनलैंड पर एकाधिकार चाहता है ताकि वो इसका इस्तेमाल अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में कर सके और उसका वर्चस्व कायम रहे। जबकि जर्मनी का मानना है कि नेटो के तहत एक साझा मिशन शुरू करने से न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और यूरोप के बीच पैदा हुए राजनीतिक तनाव को भी संतुलित किया जा सकता है। हालांकि इस प्रस्ताव पर अभी औपचारिक फैसला नहीं हुआ है। इसे नेटो सहयोगियों के साथ चर्चा के लिए रखा जाना बाकी है। ट्रंप की ग्रीनलैंड जिद अमेरिका को अपने ही वफादार सहयोगियों के बीच अलग थलग कर रही है, और ये बात डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ताकत के नशे में इतने चूर है कि वो नेटो जैसे संगठन की परवाह करने के मूड में शायद नहीं है। तो क्या अगर अमेरिका ग्रीनलैंड के लिए आया
तो नेटो और अमेरिका के बीच क्या किसी जंग की शुरुआत हो सकती है? क्या जर्मनी, फ्रांस, इटली जैसे देश मिलकर अमेरिका को रोकने की कोशिश कर सकते हैं? और अगर करेंगे तो क्या होगा? क्या वेस्ट दो धड़ों में बंट जाएगा? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। कर्नल अनुराग शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विषय के, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार, बहुत स्वागत है आपका। और दर्शकों, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं एक बार फिर से। वेस्ट ढह रहा है, ग्लोबल साउथ के उदय का समय है, लेकिन वेस्ट अपनी नीतियों की वजह से ढह रहा है। मैं सबसे पहला सवाल मेजर जनरल अनुज माथुर से पूछना चाहूंगा। माथुर सर, क्या लग रहा है आपको स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन हावी हो रहा है, कौन किसके खिलाफ जा रहा है? जर्मनी ने तो खुलकर ताल ठोक दी है और अपनी प्लानिंग भी बता दी है आर्कटिक एंटिटी की। जय हिंद विवेक। जय हिंद सर। हाँ, देखिए, मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले दो स्टेटमेंट देना चाहता हूं। एक स्टेटमेंट मैं पिछले 10-12 दिनों में कई बार आपके चैनल पे दे चुका हूं। वो स्टेटमेंट यह है कि यूरोप एक नए डिफेंसिव आर्किटेक्चर की तलाश कर रहा है जिसमें अमेरिका या तो नहीं होगा या उसकी भूमिका लिमिटेड होगी। पहली बात। दूसरी बात, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जहां तक सवाल अमेरिका का है, अमेरिका ये एक पुरानी कहावत है कि जो 19वीं शताब्दी थी वो यूरोप की थी, 20वीं शताब्दी अमेरिका की थी, 21वीं शताब्दी एशिया की, इंडिया की है। यह बात बिल्कुल साफ समझने की आवश्यकता है। अमेरिका को अभी भी इस बात का गुरूर है कि शायद वो अपनी शक्ति से, आर्थिक शक्ति से और सामरिक शक्ति से पूरी दुनिया के ऊपर राज कर सकते हैं। यह मैं बताना चाहता हूं कि यह चीज जो है अमेरिका को समझने की जरूरत है। वर्ल्ड इज नो मोर यूनिपोलर वर्ल्ड। इस बात को हम कई दफा डिस्कस कर चुके हैं। अब उस परिप्रेक्ष्य में आप देखिए कि स्ट्रेटेजिकली इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। यह बात सब जानते हैं। अलास्का को अमेरिका ने क्यों खरीदा? क्योंकि अमेरिका को आर्कटिक रीजन में कोई भी ओपनिंग नहीं थी, इसलिए उनको अलास्का, मुझे लगता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट कारण अलास्का को लेने का यह रहा था कि ताकि आर्कटिक रीजन में उनके पास थोड़ा ओपनिंग मिले। क्योंकि आर्कटिक रीजन जो है वो एक बहुत जबरदस्त और बहुत बेहतरीन ऑल्टरनेटिव सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन बन सकता है और बनता है। आज आप देखेंगे कि किस प्रकार से एशिया से लेकर के रशिया को जाना, चाइना और रशिया के बीच में ट्रेड होना, वो अगर आर्कटिक रीजन के थ्रू होना शुरू हो जाएगा तो वो ट्रेड का 1/4 द डिस्टेंस रह जाएगा। आप देखेंगे, आपका जो कल भी मैंने बताया था कि ट्रेडिशनली स्टेट ऑफ मलाक्का, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर और इन जगह से घूम करके वो पूरा आपका ट्रेड आ रहा है, तो उससे बहुत ज्यादा इसके ऊपर अंतर पड़ने की संभावना है। अब अमेरिका का इससे स्ट्रेटेजिक से कंसिडरेशन से मुझे नहीं लगता कोई खास बात, क्यों खास इसमें सरोकार है ना उनका किसी और ट्रेड की कंसिडरेशन सरोकार है। क्योंकि अगर वो होता तो उसकी जो सुरक्षा है वो नाटो के प्लान के जो आर्टिकल 5 है उसके हिसाब से उसकी जॉइंट सुरक्षा हो सकती है। तो अमेरिका उस सुरक्षा के अंदर ऑलरेडी शामिल है। उसके लिए उसके ऊपर कब्जा करने की जरूरत नहीं है, उसको मिलाने की जरूरत नहीं है। एक मिनट, उसको कब्जा करने की जरूरत उनको क्यों है? क्योंकि उनको वहां पर ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, रेयर अर्थ मटेरियल ये नजर आ रहा है। और जब तक अमेरिका उस पर कब्जा नहीं करेगा, उन चीजों पर उनका एकाधिकार नहीं होगा। आज की तारीख में जितने भी एसेट्स जो ग्रीनलैंड के अंदर हैं वो ग्रीनलैंड वालों के हैं और या फिर डेनमार्क। तो ये बात उनको अगर उन चीजों पे इनको एकाधिकार करके कब्जा करना है और रेयर अर्थ ये बातें सर, ये बातें चर्चा होती रही, तो क्या यूरोप अमेरिका के खिलाफ खड़ा होगा? कल साहब, आपको क्या लगता है? उसके बाद संजीव सर आपके पास आ रहा हूं। कल साहब, पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है और ये ट्रांजैक्शन पीरियड चल रहा है। अगर आप यूएन देखें, यूएन एक संस्था बनी थी 1945 के आसपास, जब वर्ल्ड वॉर 3 सेकंड खत्म हुआ था। तो लगभग 80 साल के बाद अगर आप देखें तो उसकी इंपॉर्टेंस या उसका रोल लगभग खत्म हो चुका है। इसी तरह एक नई व्यवस्था बनी थी जिसे नाटो बोलते हैं। नाटो ने अपना एक फर्ज निभाया, उन्होंने एक टाइम स्पेन किया पूरा, लेकिन धीरे धीरे देखो उसका भी टाइम खत्म होता नजर आ रहा है। कमिंग टू सेकंड थिंग कि यूएस के इंटरेस्ट क्या है और दूसरी चीज है कि यूएस की मजबूरी क्या है। आज की डेट में यूएस का सबसे ज्यादा स्ट्रगल जो है वो उनका डेप्थ चल रहा है, जो कि अनदर जो उनके बॉन्ड्स हैं
जुलाई 2026 में फर्स्ट खेप जो है वो खत्म होने वाली है। तो उनको ये सबसे ज्यादा सता रहा है कि ये जो पैसे हैं ये देंगे कहां से। आज की डेट में उनके डॉलर, जिसको हम पेट्रो डॉलर कहते हैं, उनकी इकोनॉमी पेट्रो डॉलर के ऊपर सीमित है और उसको वो किसी तरह से नीचे नहीं जाने देना चाहते। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी के आने की वजह से जो हमारे क्लाइमेटिक चेंज हैं और जो हमारे टारगेट्स रखे हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज ने, वो धीरे धीरे अचीव करते जा रहे हैं। अनदर 5 ईयर से 6 ईयर के अंदर ऐसा लगता है कि फॉसिल फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उस सिचुएशन में पेट्रोल डॉलर भी जाएगा नीचे। और सेकंड थिंग है जो ब्रिक का उदय हुआ है, ब्रिक कंट्रीज जो है लगभग 48% वर्ल्ड की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। तो अगर इन्होंने अपनी एक करेंसी निकाली और उसी समय डॉलर का पतन हो जाएगा। तो न्यू जो टेक्नोलॉजी है, न्यू टेक्नोलॉजी जैसे कि ईवी की हम बात करें तो उसमें ऐसे ऐसे रेयर अर्थ मटेरियल की जरूरत है, जैसे कि लिथियम हो गया, मोटर्स हो गई, मैग्नेट्स हो गए। तो ये सब चीजें जरूरी है कि किसी भी देश के हाथ में रहे रिसोर्सेज, उसी की वजह से फ्यूचर में वो वर्ल्ड को डोमिनेट कर पाएगा। और इसी चीज को देखते हुए यूएस ने ट्रांजैक्शन दिखाया है। उन्होंने वेनेजुएला के ऊपर अपनी हरकतें दिखाई हैं। अब वो ग्रीन ग्रैंड पे जाना चाहते हैं। इसके साथ साथ वो और भी जितनी भी 66 ट्रीटीज थी जो पुरानी, उसको भी उन्होंने छोड़ दिया है। तो ये सब चीजें इंडिकेट करता है कि वो एक नए विश्व की तरफ जा रहे हैं, नया नेक्स्ट रोड मैप तैयार कर रहे हैं अगले 5 से 10 साल का, जिसके अंदर वो अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करना चाहते हैं। चाहे लेकिन इसके दुनिया लिए क्यों एक्सेप्ट करे इस नए अमेरिका को? अमेरिका ने ऐसा क्या कर दिया है कि हम एक्सेप्ट कर लें अमेरिका को, अगर अमेरिका किसी नए रास्ते की तरफ जा रहा है? आप कह रहे हैं भाई हमको यूएन नहीं चाहिए, आपने ऐसे ही बहुत सारी 66 संस्थाएं छोड़ दी इंटरनेशनल। आप कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं चाहिए पूरी दुनिया में, आप किसी को हेल्प भी नहीं करेंगे, आप अपने रास्ते चलेंगे, आप अपना रिजीम अलग बनाएंगे, अपने अपने हिसाब से सैंक्शंस लगाएंगे, अपने हिसाब से टैरिफ लगाएंगे, अपने हिसाब से किसी भी देश का नाम का पर्ची काट के दे देंगे, ये लो तुम्हारा नाम आ गया, अगली बारी तुम्हारी है। ये तो आज की तारीख में नहीं चल सकता। वो बात अलग है कि जब हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका ने बम गिराया तो परमाणु बम सिर्फ अमेरिका के पास था। आज 12 देशों के पास, 13 देशों के पास परमाणु बम है पूरी दुनिया में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पॉलिटिक्स तो हमारे विदेशी सलाहकार मामलों के जानकार हैं, वो बताएंगे। मैं मिलिट्रिकली समझा सकता हूं कि इनका पतन हो रहा है और ये अपने आप को स्टेबलाइज करने की एक कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक न्यू विश्व ऑर्डर आ रहा है जिसमें BRICS ब्रिक्स का बहुत बड़ा हाथ होने वाला है और आने वाले समय में इनके जितने बॉन्ड्स हैं वो मैच्योर हो रहे हैं। बाकी आप पॉलिटिकली आप समझ सकते हैं। मैं संजीव जी के पास आ रहा हूं। क्या नेटो को हटा के कोई एक नई संस्था आएगी जो 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 सिर्फ यूरोप सेंट्रिक होगी? क्योंकि यूरोप को समझ में आ गया कि भैया अमेरिका के भरोसे अपनी रक्षा नहीं हो सकती, अमेरिका किसी भी दिन डुबा देगा, किसी दिन थैंक यू बोल के निकल लेगा, उसके भरोसे तो बैठा ही नहीं जा सकता। तो ये तो बात यूरोप को समझ में आ गया। तो ग्रीनलैंड का मामला और जर्मनी का स्टांस इसको कैसे और चेंज कर रहा है, ये जरा बताइएगा संजीव जी। देखिए विवेक जी, जैसा कि माथुर सर ने बहुत इंसाइटफुली बताया कि यूरोप में अपनी सिक्योरिटी को लेकर के जो कंसर्न्स हैं और जो उसको एड्रेस करने की जो कंसिडरेशंस हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। और ये जो चाहे वो यूके हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, जो यूरोपियन यूनियन के अंदर भी अगर देखें तो ये इनकी जो छवि है बहुत ही ज़्यादा एक शक्तिशाली तो छवि है ही, रिस्पॉन्सिबल भी है, लीडरशिप का रोल लेते हैं। ये अब जिस तरीके के विचार वहाँ पर मैं देखता हूँ, ऐसा निसंदेह प्रतीत होता है कि आने वाले समय में यूरोप के जो राष्ट्र हैं अपना खुद का एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर वो डेवलप करने के दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। और दैट विल बी माइनस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये जो यूरोपीय राष्ट्र हैं उनके पास बड़ी कैपेबिलिटीज मौजूद हैं। यदि यूरोप के राष्ट्र अपना स्वयं का एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर डेवलप करते हैं तो जाहिर है उसमें 2 न्यूक्लियर पावर्ड राष्ट्र भी होंगे, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। और एक जो न्यूक्लियर वेपन्स की जहाँ तक कैपेबिलिटीज का प्रश्न है, जाहिर है कि उसके लिए सिर्फ उन्हें अमेरिका के ऊपर ही निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। उनके पास स्वयं के न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अनेक जो बड़ी रक्षा कंपनीज यूरोप में ऑपरेट करती हैं और जाहिर है कि वो और पूरे विश्व को सप्लाईज देती हैं। जैसा कि आपने देखा राफेल को हमने फ्रांस से लिया था, उसी तरीके से जब हम कभी भी हमारी अपने डिफेंस एक्विजिशंस के लिए जो बिडिंग ओपन करते हैं तो उसमें यूरोप की जो कंपनीज हैं वो बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट करती हैं। तो यूरोप के जो राष्ट्र हैं वो अपनी रक्षा के संदर्भ में अभी तक जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर जो डिपेंडेंसी शो कर रहे थे उसके संदर्भ में अब उन्हें शंकाएं पैदा होने लगी हैं। और अभी जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने नेटो के राष्ट्रों के ऊपर लगातार एक दबाव बनाने का कार्य किया,
हमने पिछले एडमिनिस्ट्रेशन में भी देखा था कि वो कहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप उस समय कहा करते थे कि आप अपनी जो पूरी जीडीपी का 2% ऑफ डिफेंस में और नेटो के लिए दें। अभी ये परसेंटेज 5 हो गया है। और रशिया ने जिस तरीके का हमला यूक्रेन के ऊपर किया और नेटो को ही जो है प्रिटेक्स्ट बना करके किया, तो ऐसे में यदि डोनाल्ड ट्रंप कोई ऐसी डील करने की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें कि यूरोप की अपनी सिक्योरिटी के जो कंसर्न्स बने रहते हैं, तो ये और अधिक यूरोप के राष्ट्रों को पुश करेगा कि वो अपनी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को स्वयं से डेवलप करें और एक यूरोपियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, यूरोपियन नेटो को वो बनाए। तो ये जो मेरा ऐसा मानना है कि इस दिशा में डोनाल्ड ट्रंप की अनेक जो नकारात्मक सोच की वजह से, उनके ट्रांजैक्शनल व्यवहार की वजह से और उनके अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर की वजह से यूरोप के राष्ट्रों के अंदर ये कंसिडरेशंस चल रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं, मैं यहाँ पर अवश्य ये कहना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां हैं वो जाहिर है कि अगले आने वाले 3 वर्षों तक यदि वो राष्ट्रपति पद पर बने रहते हैं, उसके ऊपर भी अभी देखिए अब शंकाएं पैदा हो रही हैं। मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक बाईपार्टीजान रेजोल्यूशन लाया गया है। उस रेजोल्यूशन में 5 रिपब्लिकन जो सांसद हैं, सीनेटर्स हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उसमें वोट दिया। और वो जो रेजोल्यूशन इस प्रस्ताव को लेकर के लाया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप यदि फर्दर ये वेनेजुएला में कोई मिलिट्री एक्शन लेते हैं तो उनको पहले कांग्रेसनल अप्रूवल लेना होगा। अपने मनमाना तरीके से वो वेनेजुएला जैसे ऑपरेशंस को लॉन्च नहीं कर सकते। जो वॉर पावर्स हैं उसको लिमिट करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सीनेट में भी सीरियस कंसिडरेशंस चल रहे हैं। और यदि इसी तरीके के कंसिडरेशंस आगे चलते रहे और बाईपार्टीजान जो रेजोल्यूशंस अमेरिका के सीनेट में और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में लाए जाते रहे, तो वो दिन मैं दूर नहीं देखता कि उनको एक बड़े इम्पीचमेंट का सामना करना पड़ सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स, मैंने जैसा कि आपके पहले शो में भी कहा था कि यदि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को इस बात का एहसास होता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति की वजह से उनकी जो पूरी वैश्विक छवि है, वैश्विक जो संबंध हैं, वो गिरते जा रहे हैं, तो उनका इम्पीचमेंट भी हो सकता है। ऐसी संभावनाओं को रूल आउट नहीं करते। और उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने स्वयं इसकी शंका व्यक्त की है। अभी आप देखिए, अभी कहीं वो भाषण दे रहे थे और वो कह रहे हैं कि कांग्रेसनल इलेक्शन हमारे लिए जीतना इसलिए जरूरी है कि यदि मैं कांग्रेसनल इलेक्शन हार गया तो वो इम्पीच कर देंगे। कौन इम्पीच कर देंगे? अब जाहिर है कि पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट आपसे खुश नहीं है। लगातार आप अपने आर्थिक नीतियों की वजह से ये भी कह रहे हैं कि अगर कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का फैसला टैरिफ के ऊपर अगर उनके खिलाफ आ गया, दो निचली अदालतों का फैसला उनके खिलाफ है, जिसको लेकर वो हायर अथॉरिटी यानी कि सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, तो टैरिफ को लेकर भी हो सकता है कल उनके खिलाफ फैसला आ जाए। तो कहते हैं 150 बिलियन डॉलर उनको तो पहले वापस करने होंगे अलग अलग देशों को लेकर के। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कोर्ट्स ने भी उनकी आलोचना की है। अमेरिका और उसी को सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने चैलेंज किया। उस पर डिसीजन कल आने वाला है। खैर, इस पर अलग से किसी दिन बात कर लेंगे। धीरज कौल हमारे साथ अमेरिका से जुड़ गए हैं। कौल साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। कौल साहब, अब तो जर्मनी भी आर्कटिक सैनिटरी बना रहा है। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहे हैं, बताइए। देखिए, नंबर्स में जाइए तो नेटो का डिफेंस बजट अगर आप देखेंगे 2024 का, तो 1.3 ट्रिलियन के करीब है और 818 बिलियन यूएस देता है। तो हमारी 3% ऑफ जीडीपी उसमें जाती है। 64% ऑफ नेटो का बजट यूएस से आता है। इसीलिए आप देख रहे हैं यूएस का कंट्रीब्यूशन और उसमें पावर है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अच्छा लगे बुरा लगे, जो भी सत्य है। अभी तक यूरोप का मोस्टली डिफेंस, साउथ कोरिया और जापान का डिफेंस का खर्चा अमेरिका उठाता था। ट्रंप के पहले कार्यकाल में उन्होंने बार बार इस बात पे बोला कि सबको स्टेप अप करने की जरूरत है। अपना खर्चा या तो आप खुद उठाएं या नेटो को डिसेंबल करें, या फिर आप यू पे फॉर व्हाट वी हैव स्पेंड। तो कहीं ना कहीं दिशा उस डायरेक्शन में जा रही है, ये सत्य है। इसके अलावा ये जानना जरूरी है कि जिस स्पीड से यूरोप अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहा है, उसमें उनको 15 साल लग जाएंगे वहां तक रीच करने के लिए जो रिक्वायर्ड है। तो अगले कुछ सालों तक मुझे यही दिख रहा है कि यूएस की कंट्रीब्यूशन के बगैर नेटो को एग्जिस्ट करना मुझे लगता है काफी मुश्किल होगा। ऑन टॉप ऑफ दैट, ये भी बात सही है कि कई पॉलिटिकल यहाँ पे आपको वॉइसेस सुनाई देंगी अक्रॉस द आइल, जिनका ये मानना है कि जो अमेरिका में अमेरिका की रेपुटेशन, मैं अगेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की ही बात करूंगा, उससे पहले जाना मुझे लगता है उसमें बड़ी सारे बायसेस और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं। तो अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बोलें तो उनको लगता है कि जो अमेरिका ने जिस भी हद तक
डेमोक्रेसी को फ्लोरिश करने के लिए दुनिया भर में एफर्ट किए, जिसको कई लोग नेगेटिव एफर्ट मानते हैं, वो आपका अपना नजरिया है, लेकिन एफर्ट किए, पब्लिक वेलफेयर के स्कीम्स किए, गरीब बच्चों के लिए पोषण अफ्रीका में, व्हाटएवर। सो अमेरिका ने काफी हार्ड वर्क अपने टैक्स पेयर का और पॉलिटिकल माइलेज यूज करते हुए काफी अच्छे काम भी किए दुनिया भर में। तो उसके ऊपर कहीं पानी ना फिर जाए, पूरी रेपुटेशन ना खराब हो जाए, इसीलिए जो एक कन्वेंशनल तरीके से डोनाल्ड ट्रंप काम करते हैं, वो बैकफायर कर रहा है अमेरिका की रिकग्निशन को एज अ वर्ल्ड पावर, एज अ वर्ल्ड लीडर। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये आपके अभी पैनलिस्ट ने कुछ बात बोली, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि जो इम्पीचमेंट के कंसर्न्स आप बता रहे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं आई एम प्रीटी वेल कनेक्ट, ऐसी कोई सीरियस शंका अभी तक नहीं है, मुझे नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ होगा। जी, वो एक लेकिन आशंका है ग्रीनलैंड के कौन साहब, वो एक आशंका है, लेकिन आप देखिए नुकसान Very कितना low. बड़ा हो गया, नुकसान कितना बड़ा हो गया। बिल्कुल सही। मैं धीरज कौल पे भरोसा करता हूं, मैंने अपने घर की चाबी दे दी धीरज कौल को, अब लगे धीरज कौल साहब देखना, थोड़ा पड़ोस में रहते हो, मैं थोड़ा घूम-घाम के आता हूं, और पता चला उधर से आए, खिड़की दरवाजे टूटे हुए हैं, माल सारा गायब है, धीरज कौल साहब अपने घर में बैठे हुए हैं। तो क्या तो भाई धीरज कौल साहब ने कहा कि भाई हम अपना घर खुद अपनी घर की सिक्योरिटी में लगे थे, हम तुम्हारे घर का क्या करते? तो बोले कौल साहब मैंने तो आप पे भरोसा किया था, तो मैं जिंदगी में कभी फिर आपको चाबी नहीं दूंगा। करेक्ट। तो यूरोप जो है वो अपने सेल्फ रिलायंस की तरह पड़ रहा है, राइट? अब वो उनको लग रहा है कि अमेरिका के भरोसे जिंदगी भर नहीं बैठा जा सकता। आप इसके रिपरकशन, आप सही बोल रहे हैं, मैं इत्तेफाक रखता हूं आपकी बात से, अभी नहीं दिखेंगे, 10-15 साल में दिखेगा, जब यूरोप इस डिफेंस के मामले में या तो अमेरिका के बराबर हो जाएगा या उससे आगे चला जाएगा कलेक्टिवली, कोई एक देश नहीं। लेकिन जो काम डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के लिए किया है वो बहुत बड़ा सेटबैक है सर। हां, हथियारों की होड़ शुरू होगी, अमेरिका को फायदा होगा, लेकिन उसने ट्रस्ट डेफिसिट बना दिया पूरे यूरोप के लिए, और यूरोप अपनी सुरक्षा के लिए खुद पॉलिसीज तैयार करेगा। मैं यही बात आपको बताने की कोशिश कर रहा था। अगर आप मेरे नाम का पहला टाइटल डॉक्टर को इस्तेमाल करते तो थोड़ा सा ज्यादा लोगों को समझ आएगा। देखिए, जनरली डॉक्टर्स हम बिलीव करते हैं, मैं फिजिशियन हूं, कि आपके बेस्ट इंटरेस्ट में काम करेंगे, पैसा कमाना उनका प्रायोरिटी नहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली मे बी अ स्मॉल फ्रैक्शन, मे बी 10-15-20% डॉक्टर्स उस कैटेगरी में फिट नहीं करते। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जस्ट बिकॉज यू हैव एन एमडी डिग्री और डॉक्टर डजंट मीन यू कैन 100% ट्रस्ट हिम, यू हैव टू डू योर ड्यू डिलिजेंस। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में ये साफ दिख रहा था, वो परिपक्व पॉलिटिशियन नहीं है, एक कन्वेंशनल डिसीजन लेते हैं, सोचते शायद बाद में है, ही जस्ट स्पीक्स अप व्हाट इज इन हिज हार्ट, जो एक पॉलिटिकल फिगर के लिए कभी कभी बैकफायर करता है। तो यूरोप को ये सब दिख रहा था। देखिए, सारा गेम पैसे का है, जिस इंसान को मुफ्त में जो सर्विस मिल जाए वो उसको लेना चाहता है दुनिया भर में। और डोनाल्ड ट्रंप ने इसको क्लियरली बोला था कि देखिए, हमने इतने सालों दशकों तक आपका ये सब काम किया, हमें इससे क्या मिल रहा है, कुछ कंट्रीब्यूशन अपना बढ़ाइए। किसी ने बढ़ाया नहीं। अब जब सेकंड टर्म उनकी आ रही थी तो उनके रेटरिक और बढ़ गए। उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में ये बात बहुत बारी बोली कि जो हम इतना बजट 1 ट्रिलियन से ऊपर नेटो में खर्च रहे, तकरीबन क्लोज टू 1 ट्रिलियन, 800 बिलियन जो हम खर्च रहे हैं या 750 बिलियन खर्च रहे हैं, उसको हमें कम करने की जरूरत है। यूरोपियन यूनियन आर रिच कंट्रीज, दे हैव टू स्टेप अप टू द प्लेट। लेकिन वो डेफ ईयर्स पे फॉल हो गई और अब नेटो इज वेकिंग अप टू द म्यूजिक। तो आपको एक साइकोलॉजिस्ट होने की जरूरत नहीं है ये समझने के लिए, साइकोलॉजिस्ट होने की जरूरत नहीं है समझने के लिए। कौल साहब, आपकी बात ठीक है कि हम नहीं पैसा देंगे, तुम अपने हिसाब से, घर का बड़ा भी बेटा भी बड़ा हो जाता है तो बाप कहता है कि खुद से कमाओ खुद से खाओ, कब तक हम तुम्हें पालते रहेंगे। बात सिर्फ खर्चे की नहीं है, बात उस ट्रस्ट की है, जो ट्रस्ट ब्रीच हो रहा है यहाँ पे। एक बात बोलना चाहूंगा, देखिए, हमारी दुनिया में जो कंसल्टिंग की दुनिया है, हमें पैसे ही उस काम के लिए मिलते हैं कि हम 10 साल आगे का प्रेडिक्ट करें। तो मैं आपको लिखित में दे सकता हूं, जो डिफेंस के कंसल्टेंट यूरोप में बैठे थे, उन्हें डोनाल्ड की फर्स्ट टर्म के अंदर ये सब संकेत दिख रहे थे। और अब अगर आप उनकी डिफेंस संकेत ठीक है, संकेत दिख रहे हैं, वो खर्चा कटौती कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, करें अपना खर्चा कम करें, कटौती करें, कोई दिक्कत नहीं। अब ये थोड़ी कि दिन दहाड़े कहीं के राष्ट्रपति को उठा लेंगे, दिन दहाड़े बोलेगा ग्रीनलैंड हमको दे दो, जो मैक्सिको हमारा देश है और जो कनाडा 51st स्टेट है, ये काम करने के लिए संकेत मिला था क्या? देखिए, अरे भाई साहब, धीरज कौल साहब ने कुछ पैसा वैसा दे दिया, कुछ खर्चे वर्चे अपने दोस्त के चला दिए। आप थोड़ी परसों अपने दोस्त के पास चले जाइएगा, घर का स्टाम्प पेपर लिख के लेकर के लो, इसमें साइन करो, क्योंकि हमने तुम्हें 1 महीने तक 1 साल तक लगातार पैसे दिए। यही हो रहा है ना कि हमने नेटो को चलाया 49 के बाद, अब लो स्टाम्प पेपर पे साइन करो, ग्रीनलैंड हमारा है, लो साइन करो, कनाडा हमारा है, साइन करो, और नहीं करोगे तो हमला कर देंगे।
डेनमार्क हमारा है, लो साइन करो। देखिए फर्क ये है कि सिग्नेचर भी कोई नहीं मांग रहा इस टाइम। मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, कोई साइन नहीं डोनाल्ड ट्रंप मांग और क्या रहा। मांग रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि 10,000 मरीन्स वी कैन डिप्लॉय इन 48 आवर्स। 50,000 की आबादी है, 10,000 मरीन हम डिप्लॉय कर देंगे। 10,000, मेरी बात सुनिए, मतलब 10,000 पेपर वर्क डॉलर भी से नहीं करेंगे 1,00,000 डोनाल्ड डॉलर ट्रंप, तक हम ऐसे ही लोग कब्जा लेंगे। 50 बिलियन का खर्चा आएगा। 10,000 डॉलर से 1,00,000 डॉलर तक प्रति पर्सन को हम देने को तैयार है। लेकिन जो मैंने कल आपके शो पे बताया, डेनमार्क के जो पीएम है, उनका स्टेटमेंट था कि हमने रेफरेंडम कराया, 85% डू नॉट वांट टू बी अमेरिकन सिटीजन, दे वांट टू बी डेनिश। तो इसके ऊपर अब पूरी एक तरीके से विवाद बड़ा खतरनाक छिड़ चुका है। पर अगर आप मेरी एज अ कंसल्टेंट बात समझें तो मुझे ये दिख रहा है कि ये रियलिटी के अंदर कन्वर्ट होना, ये अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, ग्रीनलैंड को यूएस अपने लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मान रहा है, क्योंकि चाइना का प्रेजेंस वहां पे शुरू हो चुका है आर्कटिक के ऊपर। हमें 40% टाइम रिडक्शन राउट सर का कंट्रोल चाहिए। क्या ये ऑलरेडी ग्रीनलैंड में अमेरिका बैठा हुआ है, थूले एयरबेस है, स्पेस रिसर्च सेंटर है, कई सारी कंपनी है जो स्टडी कर रही हैं, मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉयड है, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी है वहां पर अमेरिका की। करेक्ट। आप विवेक जी प्लीज आप पोर्टोरिको की हिस्ट्री पढ़िए, आपको कुछ समझ आएगा मैं किस डायरेक्शन में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन लास्ट पॉइंट ये बोलना चाहूंगा, मैं पर्सनली आई वुड हैव लव्ड इट टू बी इन अ डिफरेंट वे, लेकिन जिस तरफ से ये जा रहा है, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज बहुत प्रोटेस्ट कर रही हैं इस बात में कि अमेरिका इस चीज के लिए स्टैंड नहीं करता। ये आपकी बात सही है, यहाँ पे ऑन ग्राउंड आपको दिखेगा पॉलिटिकल डिसेंट अक्रॉस द आइल। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा होता नहीं है वर्ल्ड ऑर्डर में। माथुर सर कुछ कहना चाह रहे हो, उसके बाद में संजीव जी और कर्नल साहब आपके पास। विवेक, मैं वही बात बताना चाह रहा हूं। जहां तक अगर प्रश्न सिर्फ सुरक्षा का है, ग्रीनलैंड की सुरक्षा का, तो ग्रीनलैंड की सुरक्षा का जिम्मा नाटो का है। उसमें ग्रीनलैंड को हथियाना या ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाने का कहीं मुझे स्कोप नजर नहीं आ रहा है। वो हिस्सा बनाने के लिए चीजें अलग है। उसकी जो उनको वहां के रेयर अर्थ चाहिए चाइना से अपने डिपेंडेंसी कम करने के लिए, वो तमाम चीजें इसके अंदर शामिल हैं। हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। तो ये बात बिल्कुल सिर्फ सुरक्षा का हवाला देकर के आप एक देश के ऊपर कब्जा लेंगे, सुरक्षा का हवाला देकर के वेनेजुएला के प्रेसिडेंट अपने आप बन जाएंगे, ये नहीं संभव है, ये नहीं होना चाहिए। मेरा मानना यही है। और इसकी वजह क्या होती है कि किसी भी सॉवरेन कंट्री, आप कुछ भी कोई भी देश कह सकता है। अब फिर इसमें आप मुझे बताएं कि चाइना का मकाओ या हांगकांग या ताइवान के ऊपर जो है उसको हम क्यों बुरा मानते, गलत कहते हैं। जो वन चाइना पॉलिसी है, अमेरिका ने हमेशा उस वन चाइना पॉलिसी का सपोर्ट किया है और उस वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान जो है उसका हिस्सा है। अब अमेरिका क्यों उसके बारे में अलग बात कर रहा है? ये देखिए, तमाम चीजें बहुत सारी चीजों के ऊपर निर्भर करती हैं और इवेंचुअली सारी चीज इकोनॉमिक्स के ऊपर आकर के रुकती है। फाइनेंस, पैसा कहां से आ रहा है, किस प्रकार से आप पैसा उसको लेकर के आने वाले समय में कर सकते हैं। जहां तक नाटो का सवाल है, नाटो में अमेरिका को जबरदस्ती नहीं घुसा गया था। नाटो को अमेरिका ने जो कंट्रीब्यूशन किया था, उनको पता था वो क्या कर रहे हैं। अब अगर वो चाहती है निकलना, तो आप देखेंगे कि पिछले 1-2 वर्षों में हर एक यूरोपियन देश ने अपना जो डिफेंस एक्सपेंडिचर एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी है इंक्रीज कर दिया है, 2 से 2.5 से 3% तक बढ़ाया है। तो ये मैं जो बता रहा हूं कि एक नया आर्किटेक्चर ये लोग ढूंढ रहे हैं और वो आर्किटेक्चर आएगा। और ये बात बिल्कुल साफ है, मुझे लगता है कि उसकी शुरुआत इस ग्रीनलैंड की वजह से कहीं ना कहीं होती भी मुझे नजर आ रही है। विवेक, और भू राजनीतिक विश्लेषक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, धीरज कौल साहब। देखिए, मैं एक बात दोबारा करेक्ट करता हूं कि जो इंटरेस्ट ऑफ ग्रीनलैंड है, अदर देन प्रोटेक्टिंग ग्रीनलैंड इटसेल्फ, देयर इज मोर टू इट। जो हमने कल बात की थी, हमारे को उससे क्या क्या मिलेगा। वहां पे बहुत बड़ी मात्रा में आपको पता ही है, रेयर अर्थ है, गोल्ड है, बॉक्साइट है और वाटर के रिजर्व्स हैं। और जो राउट निकलेगा, आप समझ नहीं पा रहे, पाकिस्तान में भी बहुत सारा तेल है, डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं। अरे सर, आप मेरी बात 1 मिनट खत्म होने दीजिए। 40% टाइम रिडक्शन ऑन मनी। मैं आपसे फाइनेंस पे बात कर सकता हूं। इसका मतलब समझते हैं आप? जो यूरोप से एशिया में 40% घट जाना, अगर वहां पे पोर्ट क्रिएट हुआ, जो टैक्सेशन लगेगा, अगर अमेरिका के पास उसका एक्सेस आया, तो अमेरिकन इकोनॉमी को कितना बड़ा बूस्ट मिलेगा। ये बात सत्य है। अरे तो देश थोड़ी कब्जा लेंगे कोई। देखिए दुनिया नाम की कोई चीज है, यूएन नाम की कोई चीज है इस दुनिया में। अगर पाकिस्तान में बहुत सारा तेल है, डोनाल्ड ट्रंप कब्जा ले, हम हेल्प भी कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बहुत बड़ा भंडार मिला पाकिस्तान में, ऑयल रिजर्व है बहुत बड़ा,
पाकिस्तान भारत को ऑयल बेचेगा। मैं आपको जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, मैं रीजन दे रहा हूं। आई एम गिविंग द रीजन। अच्छा, आप रीजन दे रहे हैं, नॉट जस्टिफिकेशन। मैं ये रीजन पता है भाई साहब, वो आर्कटिक रीजन है रूट्स के लिए भी। अब तो वहां पर सिल्क रूट को लेकर भी बात चल रही है। चाइना का जो सिल्क रूट, पोलर सिल्क रूट है, पोलर सिल्क रूट पे चाइना काम कर रहा है। उसी को काउंटर करने के लिए डोरन डॉक्ट्रिन लेकर आए डोनाल्ड ट्रंप, जिस पर यह पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। मैं संजीव श्रीवास्तव जी का रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद मैं कल साहब आपके पास आ रहा हूं। संजीव श्रीवास्तव जी। देखिए, ये जो रीजन कौल साहब जो बात कर रहे हैं, हाँ। ये रीजन जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। अगर चाइना के पास पूरा साउथ चाइना सी आ जाए तो चाइना की इकोनॉमी को कितना लाभ होगा। यदि यूरोप के राष्ट्रों के जो बहुत सारे टेरिटरी रशिया के पास आ जाए तो रशिया की इकोनॉमी तो वो पुराने सोवियत यूनियन का गौरव हासिल हो जाएगा। रशिया भी यही चाहता है। चाइना तो मिडिल किंगडम बनना चाहता है और वो पूरे इंडो पैसिफिक रीजन को डोमिनेट करना चाहता है। तो ये जो तर्क है, क्या हम चाइना के तर्क को मानते हैं? क्या हम रशिया के इस तरीके के किसी तर्क को जस्टिफाई किया जा सकता है क्या? आप स्वयं नहीं मानते। आप रशिया यूक्रेन का युद्ध कर रहे हैं और इसेंशियली मैं मानता हूं, जैसा कि मैं पहले भी कहता रहा हूं, कि रशिया यूक्रेन के बीच का युद्ध इसेंशियली महाशक्तियों के बीच का युद्ध है। ये यूरोपियन थिएटर में एक वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता है और वहां पर आप रशिया की सबसे बड़ी आलोचना करते हैं कि उसने यूक्रेन की सॉवरेनिटी का, यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को वायलेट किया है। जबकि आप खुद अभी आपने वेनेजुएला में क्या किया? वेनेजुएला में आपने वहां की सॉवरेनिटी, वहां की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का वायलेशन ही नहीं किया, बल्कि वहां के राष्ट्रपति को भी उठा ले गए, उनकी धर्मपत्नी को भी नहीं छोड़ा। कम से कम रशिया ने जेलेंस्की को उठाया तो नहीं ना। रशिया तो कम से कम आपसे कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति में दिखाई देता है कि उन्होंने राष्ट्रपति को कम से कम छोड़ दिया, कल को वो भी उठा सकता है। तो ये जो पूरी सिचुएशन है, ये जो पूरी स्थिति है, ये अमेरिका जैसे राष्ट्र को शोभा नहीं देती है। मैं फिर से इस बात को कहना चाहता हूं। देखिए धीरज जी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 4 जुलाई 1776 को आजाद हुआ और ये डेमोक्रेसी के जो वैल्यूज हैं उसका एक बहुत ही बड़ा एक डिफेंडर, एक प्रोटेक्टर, एक कस्टोडियन के रूप में अभी तक अमेरिका की छवि रही है। बिल्कुल। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस तरीके की हमें बिल्कुल है, ऐसा अमेरिका हमने नहीं देखा। सही बात है जी। और अमेरिका के बारे में मैं एक फ्रांस के एक विचारक एलेक्स डे टॉक्विले की बात करना चाहता हूं, जिन्होंने किताब लिखी थी डेमोक्रेसी इन अमेरिका, बहुत पहले लिखी थी। और उन्होंने इस किताब के बारे में लिखा था कि अमेरिका में सिविल सोसाइटी, जो वहाँ के जो डेमोक्रेसी के जो रूट्स हैं वो बहुत गहरे हैं, बहुत ही मजबूत हैं। और उस तरीके के अमेरिका को यदि आपको रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिला है और अमेरिका की जनता ने आपको राष्ट्रपति के पद पर बिठाया है, तो आप अमेरिका की जो छवि है, जो उसके जो इतिहास है, उसके आधार पर आप अपना व्यवहार कीजिए। आप एक ग्लोबल स्टेट्समैन भी हैं। आप इस बात को मत भूलिए कि अमेरिका का राष्ट्रपति की जो बातें होती हैं पूरा विश्व सुनता है। आप अमेरिका में कोई भी घटना होती है, भारत में हलचल मच जाती है। ये अलग बात है कि आज का ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में भारत में भी कुछ होगा तो अमेरिका में भी हलचल मचेगी, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अपनी एक छवि है, अपना जो क्रेडेंशियल्स है, उसके ऊपर क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम आप कर रहे हैं? आपके जो राष्ट्रपति हैं वो अमेरिका की क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क ओवर क्वेश्चन मार्क ओवर क्वेश्चन मार्क लगाते चले जा रहे हैं। आखिर वो क्वेश्चन मार्क कौन हटाएगा? अमेरिका के आगे आने वाले राष्ट्रपतियों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, तब जाकर के ये होगा। देखिए, क्रेडिबिलिटी को बनाना जो है, बिगाड़ना में ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन बनाने में बहुत लंबा समय लगता है। लेकिन इतना कहने के बाद मैं अवश्य इस बात को कहूंगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो आने वाले समय में या वहां का अभी का जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है वो जरूर इस बात को चिंतित होगा इससे। मैं अभी इम्पीचमेंट के संदर्भ में ज्यादा मैं ऐसी कोई संभावनाएं नहीं देखता, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरीके के असंतोष के स्वर, जैसा कि धीरज साहब ने स्वयं बताया कि वहां पर अक्रॉस द आइल है, बिल्कुल है वहां पर पूरे रिपब्लिकन 2025 में संजीव सर अमेरिका में प्रोटेस्ट ही हुए हैं और 2026 की शुरुआत भी प्रोटेस्ट से ही हुई है। मिनियोपोलिस में जिस अमेरिकन लेडी को गोली मारी गई उसके खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा, उसको भी डोनाल्ड ट्रंप ने जस्टिफाई कर दिया और वो किस ब्रूटली तरीके से अंजाम दिया गया उस पर, उसको भी हमने देखा। खैर उस पर अभी चर्चा नहीं है, लेकिन आपको एक बात मैं और कहना चाहता हूं। जी जल्दी से पूरा कीजिएगा क्योंकि कौल साहब और शुक्ला जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। देखिए एक जो डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर जो विश्व में बना था उसको डिफेंड करने की आवश्यकता है। पहले से ही उसके ऊपर खतरे पैदा किए जा रहे थे। आपने क्वाड जो बनाया, सारे अलायंसेस पार्टनरशिप जो आप कर रहे हैं, वो उन्हीं रूल्स बेस्ड ऑर्डर के ऊपर पैदा होने वाले खतरों को ही एड्रेस करने के लिए कर रहे हैं।
जो पहले की जो गलतियां थी, जैसा कि मैंने कल भी कहा था धीरज साहब आपसे कि जो टू रॉन्ग्स डोंट मेक ए पॉइंट राइट, ये जो तिब्बत के ऊपर जो चाइना का ऑक्यूपेशन है या कहीं भी अन्य जगहों पर जो चाइना की मंशाएं रहती हैं, यदि उसको आपको डिफेंड करना है, यदि आप उसको लड़ाई लड़नी है, तो आपको अपने रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बिगाड़ने का काम नहीं करना है, आपको उसको डिफेंड करने के लिए बिल्कुल। और वर्ल्ड करने की के आवश्यकता है। बड़ी कंट्री अगर इसी रास्ते पे चल पड़े तो फिर क्या होगा? कौल साहब कुछ कहना चाह रहे हो? उसका शुक्ला जी आपके पास आ रहा हूँ। कौल साहब देखिए, पहले तो मैं बात बात बता रहा हूँ आपको बार बार कि मैं विश करता हूँ कि चीजें अलग तरीके से हों, पर मैं आपको सत्य बता रहा हूँ जो दिख रहा है। मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू शुगर कोट एनीथिंग। दूसरी जी। बात, डोनाल्ड ट्रंप इज वेरी ए कन्वेंशनल पर्सन, ये हम सबको इनिशियली दिख रहा है। और जो संजीव जी बात कर रहे हैं उनकी बातों से, कुछ बातों से मैं एग्री करता हूँ। अमेरिका हैज ऑलवेज टेकन अ हायर ग्राउंड, हायर एथिकल मॉरल ग्राउंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अगर आप डीप स्टेट सीआईए के ऑपरेशंस को छोड़ दीजिए, जो कि रिजीम चेंज वगैरह, उसकी डिटेल में नहीं जाते हुए, मोस्टली अगर आप देखेंगे तो उसका इंटेंट ज्यादातर लाभकारी रहा। लेकिन लेकिन हैविंग सेड दैट, क्या डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम हायर मॉरल ग्राउंड्स पे ज्यादा फोकस्ड है? एब्सोल्युटली नो। और मैं आपको एक बात बताता हूं विवेक जी, क्योंकि ये शो बहुत छोटा है, ये पॉलिटिकल हम डिस्कस नहीं कर रहे, किसी और दिन आप करिए तो मैं आपको डिटेल में बता सकता हूं वही 20 टॉप पॉइंट जो मैंने पिछले साल कई टीवी चैनल्स पे बात की थी इलेक्शन से पहले। एक्चुअली 2024 की बात बताऊं तो उन 20 पॉइंट्स में से कितने पॉइंट्स के ऊपर ट्रंप डिलीवर कर पाए और कितने पॉइंट्स पे बैकलैश हो रहा है और उसको कवर अप करने के लिए कितने और पॉइंट्स पे फोकस है। और एक छोटा सा 10 सेकंड्स में बात बताता हूं। इमिग्रेशन टॉप 5 एजेंडाज में था। कौन सा इमिग्रेशन? इलीगल इमिग्रेशन। इलीगल इमिग्रेशन आज की डेट में ऑलमोस्ट जीरो है, ऑलमोस्ट, ऑब्वियसली कैन नॉट कोट इट, पर बॉर्डर्स बंद है। अब कहानी आती है नेक्स्ट स्टेप पे, जो लीगल इमिग्रेशन, जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को किसी ने जो स्विंग वोटर्स थे उनका फोकस इलीगल इमिग्रेशन पे था, लीगल इमिग्रेशन पे नहीं, इंक्लूडिंग भारतीय मूल के लोग। अब अटैक हो रहा है लीगल इमिग्रेशन के ऊपर, H1B, स्टूडेंट वीजा, OPT, J1, आप उठाइए कुछ भी, ग्रीन कार्ड एलोकेशन, सबके ऊपर एक तरीके से मार है। ये एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट जो क्रिएट हुआ है, क्या ये एक फोकस था इलेक्शन का? इट वाज नॉट। लेकिन ये हाइपर ड्राइव में चीजें जा चुकी हैं। मैं आपको सत्य बता रहा हूं, आई एम नॉट ट्राइंग टू टेल यू व्हाट यू वांट टू हियर। द फैक्ट इज दिस कि कई चीजों से ध्यान हटाने के लिए कई चीजें ऐसी की जाती हैं दुनिया भर के देशों में, जहां से मैं बिल्कुल आपकी बात समझ रहा हूं। कौल साहब, हम भी आपको बैजू बावरा की गीत सुनने के लिए थोड़ी बुलाते हैं। हम चाहते हैं कि भाई जो आपके यहाँ जो हो रहा है, जो यथार्थ है, जो ग्राउंड पर है, वो समझ में आए कम से कम। तो एक सेकंड दीजिए। कोर मुद्दा ये है कि हाउस इन्फ्लेशन इज आउट ऑफ कंट्रोल। आज भी अमेरिकन ड्रीम इज रियली अ बिग ड्रीम। एक टोयोटा करोला खरीदने के लिए आदमी को 10 बारी सोचना पड़ रहा है। $4.5 लाख का घर हो गया जो $2.5 लाख का था। अगर आप एक फैमिली है जो $1 लाख से कम कमाती हैं, जो मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास फैमिलीज कमाती हैं, घर तो भूल जाइए, गाड़ी नहीं खरीद पाएंगे। तो आप लोग डोनाल्ड ट्रंप को समझाते क्यों नहीं है? क्यों ऐसा कर रहे हैं अमेरिका को बर्बाद? अरे जिए और जीने दें, बाकी दुनिया को भी जीने दें, ना करें ऐसा। सबसे पहले सबसे पहले तो टैरिफ वॉर को रोकना पड़ेगा। टैरिफ से हमारा ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रहा है। आप देख लीजिए, अभी अमेरिका को $150 बिलियन नहीं लौटाने पड़े दुनिया को, तो देख लीजिएगा। मैं यही खड़े होकर कह रहा हूं, फैसला ट्रंप के खिलाफ आ रहा है। अब उसके खिलाफ कोई कानून ले आए तो वो बात अलग है। विवेक जी, जो ग्राउंड पे चीज होती है और जो मीडिया में होती है, उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है। ये आप मुझसे ज्यादा समझते हैं। ग्राउंड पे जो चीजें हैं, पब्लिक में आक्रोश बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मिड टर्म इलेक्शन के अंदर उनकी स्थिति कमजोर हुई है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। लेकिन ये जो ग्रीनलैंड आप मेरे से बार बार बात कर रहे हैं, अगर ये यूएस के पक्ष में आ गया, आप देखेंगे कितना बड़ा पॉलिटिकल इनको माइलेज मिलेगा। और मुझे पर्सनली अगर आप पूछें तो मुझे दिख रहा है ऐसा होता हुआ नहीं। लेकिन फिर यूरोप खड़ा हो जाएगा, उसका क्या करेगा? शुक्ला जी से, कर्नल साहब से एक रिएक्शन, उसके बाद में संजीव जी आ रहा होगा। शुक्ला जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। कर्नल साहब, मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि ग्रीनलैंड आ रहा है तो फिर यूरोप भी तो आ रहा है। नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये बहुत पहले से चलाया है। हमेशा लड़ाई किस चीज के लिए होती जर जोरू जमीन, इसी के लिए होती है। अगर आप 1945 से देखें तो अमेरिका वर्ल्ड में तकरीबन मेजर जो कॉन्फ्लिक्ट हुई है 254 के आसपास हुई हैं, जिसमें से 243 में डायरेक्टली अमेरिका इन्वॉल्व रहा है।
तो उन्होंने किसी चीज की किसी से सुनते नहीं है, अपने देश की पॉलिटिक्स वो खुद समझते हैं, उसको किस तरह से रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, किस तरह से नरेट करना चाहते हैं। सब प्रेसिडेंट ने अपना अपना फ्यूचर इसी तरह से बनाया है। और अगर हम नेटो की बात करते हैं, जहां नेटो कहता है कि इतना पैसा देना चाहिए, इतना नहीं देना चाहिए, तो ये भी उनको समझना चाहिए कि उनके डॉलर को वर्ल्ड लेवल पे ले जाने के लिए नेटो की कंट्रीज ने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। आज अमेरिका एक बड़ी बुरी इकोनॉमिक सिचुएशन में आता जा रहा है और अगले 5 से 10 साल उसके लिए बहुत कष्टदायक होने वाले हैं। बाकी इंटरनल पॉलिटिक्स सब लोग समझते हैं, एक्सटर्नल सबको दिख रहा है आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं। बट एक बार मैं लास्ट बता देना चाहता हूं, यूएन का रोल ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, नेटो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर में नेटो की स्थिति पूरी तरह साफ हो चुकी है। तो मिलिट्री वाइज मैं बता सकता हूं, अमेरिका एक बहुत मजबूत देश है, वो जो करना चाहे कर सकता है, जहां करना चाहे कर सकता है, कोई उसको रोक नहीं सकता है। बाकी सब पॉलिटिकल एक्सप्लेनेशन इंटरनली और एक्सटर्नली जिसको जो देना देते रहिए। जी संजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। संजीव जी देखिए, मैं धीरज साहब की जो पहले मैं बात सुन रहा था, और मुझे अच्छा लगा कि कम से कम उन्होंने ग्राउंड रियलिटीज को एक्सेप्ट किया है कि वहां पर स्थितियां खराब होती जा रही हैं, आर्थिक स्थिति वहां पर। और यही डोनाल्ड ट्रंप जब 4 वर्षों के अंतराल के बाद पिछला इलेक्शन हार गए थे, और 4 वर्षों तक इंतजार करने के बाद जब फिर से उन्होंने जब पॉस्चरिंग करना शुरू किया, तो सबसे उन्होंने कहा यदि मैं अमेरिका का फिर से राष्ट्रपति बनता हूं तो आपकी जो सबसे पहली समस्या दूर करूंगा वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग की क्राइसिस, वो है इन्फ्लेशन की क्राइसिस। और अभी क्या स्थिति है वहां पे, धीरज साहब ने बता ही दिया। ये जो डोनाल्ड ट्रंप और अन्य मुद्दों को भी ये उठाव करके जो मूल मुद्दों से ध्यान भी भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, यही काम पाकिस्तान का मुल्ला मुनीर भी करता है। ये अलग बात है कि मैं उसको दोनों को तुलना नहीं करता, लेकिन ये है कि जो अमेरिका का जो एस्टेब्लिशमेंट है, क्या वो इस बात को, ग्रीनलैंड की बात ठीक है, इन्होंने कह दिया कि ग्रीनलैंड आने वाला है, लेकिन क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट या वहां का जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो यूरोप के साथ टकराव लेना चाहेगा, या वो चाहेगा कि नेटो टूट जाए, क्या नेटो बिखर जाए? क्या वो ऐसा उसको अफोर्ड कर सकते हैं? मेरे असेसमेंट के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पूरा एस्टेब्लिशमेंट, पॉलिटिकल, मिलिट्री, जो भी आप कह लें, वो इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकता कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन टूट जाए। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सबसे बड़ी जो जीत होगी, सबसे बड़ा जो खुशी अगर किसी आदमी को होगी पूरे विश्व में, तो वो रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यही चाहते हैं कि नेटो टूट जाए, बिखर जाए, और जाहिर है कि चाइना भी खुश होगा, जाहिर सी बात है, चाइना भी खुश होगा। क्योंकि नेटो लगातार चाइना को भी चैलेंज करने की बातें करता है। डोनाल्ड ट्रंप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं फिर तो रशिया और चाइना को इस लिहाज से। बिल्कुल, तो इसका परिणाम ये होगा, आपको टैक्टिकल गेन्स के लिए, चुनावों में कुछ वोट पाने के लिए, यदि आप अपने राष्ट्र के सामरिक हितों को और रक्षा के हितों को अगर आप दांव पे लगा दें, और इतना शानदार अलायंस आपने खड़ा किया था 1949 में, और अभी भी वो मजबूत बना हुआ है। यानी कि जो बात कौल साहब कह रहे हैं कि ये होकर रहने वाला है, इसको कोई नहीं बदल सकता, डोनाल्ड ट्रंप ने तय कर लिया है और अमेरिका के लोग बहुत खुश होंगे। इसका मतलब ये कि जिस रास्ते पर अमेरिका, वहां से कोई यू टर्न नहीं है और नेटो का भविष्य कुछ दिख नहीं रहा है। यूरोप अपनी लड़ाई लड़ना चाहता है और अपनी को मजबूत करना चाहता है। जल्दी से कॉल साहब 10 सेकंड में आप कंक्लूड कीजिएगा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये आपको, मुझे लगता है, सेपरेट शो जियो इकोनॉमिक्स पे रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को जानना। लेकिन मैं एक क्विकली आपको बताता हूं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अभी तक डोनाल्ड ट्रंप का जो पॉजिटिव एंगल है वो भी दिखा देता हूं। 15 से 20 ट्रिलियन डॉलर प्लेज्ड है, जिसमें से 5 से 10 ट्रिलियन डॉलर इज ऑलरेडी अनाउंस्ड एंड प्लेज्ड बाय टॉप कॉर्पोरेट कंपनीज लाइक एनवीडिया, एप्पल, अमेजॉन, सऊदी रामको, जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स ला रही हैं। हाँ, मतलब आप ये कह रहे हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। नो प्लीज लेट मी फिनिश 30 सेकंड्स प्लीज। हाँ, उसकी वजह से जो उस इन्वेस्टमेंट की वजह से जो जॉब क्रिएशन होगा, उसका रिपल इफेक्ट आने में 1.5 साल लगेगा। अभी 1.5 साल, 1.5 years, जब वो 1.5 साल लगेगा तक लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लेकिन तक बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस है ऑन ग्राउंड। यूरोप, रशिया, चाइना, एशिया में इतनी नफरत भर चुके होंगे अमेरिका और अपने लिए कि इनका बहुत ज्यादा आपको फायदा होता हुआ नहीं दिखेगा। अमेरिका खुद अलग थलग हो सकता है उनकी पॉलिसीज की वजह से। जो मैं बार बार कह रहा हूं, जो ट्रस्ट डेफिसिट बन रहा है वो ठीक नहीं है अमेरिका के फ्यूचर के लिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कहा है, आपने रिक्वेस्ट किया है कि एक अलग से शो रखें, हम जरूर इसको प्लान करेंगे। कॉल साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजीव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्ला जी और माधुरी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।